तो अभी इस पीरियड से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट चैप्टर बचा है केमिस्ट्री का, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आई होप आपको जो लास्ट जो चैप्टर था वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया है तो आप जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो फिर से देखो, और अगर कुछ डाउट आता है तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखो, लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे रहते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, एक दूसरे की जैसी रहती है, सिमिलर रहती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उनको हम क्या करते हैं, एक ग्रुप में अरेंज करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द इंडिविजुअल कंपाउंड वी स्टडी द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड बिकॉज इट इज इजियर। ग्रुप की स्टडी करना क्या है, इजी है। इंडिविजुअल कंपाउंड की स्टडी करते हैं अगर हम बैठेंगे तो क्या होता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टीडीएस है। इसलिए हम क्या करते हैं, उनका ग्रुप बना के उस ग्रुप की स्टडी करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, जो एलिमेंट्स है नेचर में, अभी पीरियोडिक टेबल जो आपने देखा होगा, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा है तो आपको पता चलेगा कि उसमें 118 एलिमेंट्स हैं। और इतने सारे एलिमेंट्स की अगर हम सेपरेटली स्टडी करते बैठेंगे तो उसके लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, वो ज्यादा टीडियस हो जाएगा। इसलिए क्या किया गया है, इन्हीं एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में अरेंज किया गया है। जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको एक ग्रुप में अरेंज किया, और इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट वी स्टडी अ पर्टिकुलर ग्रुप। अगर हम उस पर्टिकुलर ग्रुप की स्टडी करेंगे तो हमारा टाइम क्या होगा, उतना कंज्यूम नहीं होगा और स्टडी भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो इसलिए क्या किया गया है, ये जो 118 एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है एक सिस्टमैटिक वे में और एक साइंटिफिक वे में। तो ये जो क्लासिफिकेशन करने के बाद आज जो हम देखते हैं, आपने पीरियोडिक टेबल जो देखा होगा, ये जो पीरियोडिक टेबल हमें जो मिला है वो डायरेक्टली नहीं मिला है, किसी एक साइंटिस्ट ने डायरेक्टली ये पीरियोडिक टेबल जो है वो प्रिपेयर नहीं किया गया है। ये पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं, ये एग्जिस्ट करने के पहले, ये बनने के पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर ट्राई किया, क्लासिफाई करने का, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का ट्राई किया, और उसके बाद जाके बहुत सारे साइंटिस्ट के अटेम्प्ट के बाद हमें ये जो हम पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो हमें मिला। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अटेम्प्ट्स थे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के, जो अटेम्प्ट्स किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट ने, वो एक एक करके देखने हैं। उसके बाद हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, द फर्स्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द क्लासिफिकेशन वाज मेड बाय डोबेराइनर। डोबेराइनर नाम के एक साइंटिस्ट होते गए थे, उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को, एलिमेंट जो थे उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रिलेट किया इसके साथ, एटॉमिक मास के साथ, एटॉमिक मास और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, इनके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बताई। ही वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद बट उनका जो क्लासिफिकेशन का मेथड जो था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या किया, उन्होंने भी एलिमेंट का रिलेशनशिप बताया, एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी उसको रिलेट किया इसके साथ, एटॉमिक मास के साथ, और उन्होंने बताया कि फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट जो रहते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या, उन्होंने क्या बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है कब, फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट के बाद। ठीक है, इसके बाद, और उनका भी क्लासिफिकेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद मेन कंट्रीब्यूशन जो था वो था मेंडेलीव नाम के साइंटिस्ट का। मेंडेलीव, इन्होंने क्या बताया कि जो प्रॉपर्टीज रहती है एलिमेंट की, इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। उन्होंने क्या बताया कि जो भी प्रॉपर्टीज रहती है एलिमेंट्स की, इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास पे वो क्या करती है, डिपेंड करती है। अभी ये पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या होता है, ये जब हम डिटेल में देखेंगे, मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल जब हम डिटेल में देखेंगे तब हमें पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि उन्होंने क्या बताया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है एटॉमिक मास के ऊपर, और उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, और उसे बोला गया पीरियोडिक लॉ। उसे क्या बोला गया, पीरियोडिक लॉ। बट ये क्लासिफिकेशन जो था, ये भी उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स थे, उसके कुछ लिमिटेशंस थे। उसके बाद मोजले नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या बताया कि इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट एटॉमिक मास के बारे में बात करने के बजाय अगर हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे तो इट इज मोर करेक्ट। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी फॉर द एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बजाय एटॉमिक नंबर जो है ये मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसा उन्होंने कहा। और उसके बाद उन्होंने पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया। उसके बाद और एक साइंटिस्ट है बोहर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो पीरियोडिक टेबल मोजले ने बनाया था उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो हमें मिला। ठीक है, तो इस तरीके से किसी एक साइंटिस्ट की वजह से ये पीरियोडिक टेबल हमें नहीं मिला है, ऐसे डिफरेंट साइंटिस्ट के अलग अलग कंट्रीब्यूशन की वजह से ये मिला है। कुछ साइंटिस्ट के अटेम्प्ट थे वो फेल हो गए, इसलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने उसका क्या किया, उसी अटेम्प्ट को एक्सटेंड किया या फिर अपने तरीके से
क्लासिफाई करने की कोशिश की और तब जाके हमें ये पीरियोडिक टेबल मिला है। तो ठीक है, अभी क्या करते हैं हम एक एक करके डिटेल, अभी तो मैंने जो ना भी आपको बताया वो हम भी डिटेल में देखने वाले हैं, एक एक करके हम डिटेल में अभी देखते हैं। सबसे पहला जो अटेम्प्ट था, नोटेबल अटेम्प्ट था, वो था डोबेराइनर का। डोबेराइनर साइंटिस्ट ने क्या किया था सबसे पहले, वो अभी हम देखते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट मतलब पता थे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, अरेंज किया। ठीक है, तो एटॉमिक, आपको एक बेसिक, अभी तो हमने नाइन्थ में ये चीज देखी है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, इसके बीच का जो बेसिक डिफरेंस है, आई होप आपको वो पता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है। फिर भी अगर आप इन दोनों में कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये अगर हो गया कोई एलिमेंट, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर अगर डिनोट करना चाहें तो हम यहाँ पे नीचे डिनोट करते हैं बाय Z, और मास नंबर जो रहता है वो हम इसके अपर साइड में डिनोट करते हैं, दैट इज A। अभी एटॉमिक ये जो नंबर है इसका मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या रहता है, यूनिक रहता है। कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं रहते जिनका एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहेगा। ठीक है, अगर न्यूट्रल एटम की अगर हम बात करें, अगर हम आयन की बात न करते हुए सिर्फ अगर नॉर्मल एटम की अगर बात करते हैं तो हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज आल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन नॉर्मल एटम। तो एटॉमिक नंबर यानी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे बोला जाता है एटॉमिक नंबर। और मास नंबर यानी क्या होता है, अभी देखो मास नंबर, द नेम इटसेल्फ इंडिकेट इट हैज अ मास। मास के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो मास के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मास नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन आर निग्लिजिबल, उनका मास जो रहता है क्या रहता है, निग्लिजिबल रहता है। इसलिए अगर हम मास अगर निकाल रहा हमें एटम का, तो हम किसका निकालेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को ही। तो इसलिए मास नंबर यानी क्या होता है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया हमारा मास नंबर। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंस इन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ये हमने इसके पहले लास्ट ईयर में देखा था। ठीक है, तो डोबेराइनर ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया, कौन से ऑर्डर में अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो था उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया, अरेंज किया। तो एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या पाया, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे उन्होंने अगर अरेंज किए, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म हो रहा है, द ग्रुप विच इज फॉर्मिंग ऑफ दीज थ्री एलिमेंट, दे हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। उसके बाद ये तीन जो एलिमेंट्स है इनकी भी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है और इनकी भी प्रॉपर्टीज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो तीन एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म हो रहा है आफ्टर द अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, और इस ग्रुप को उन्होंने नाम दिया ट्रायड, क्योंकि ये तीन एलिमेंट्स है इसलिए यहाँ पे ट्राई बोला है, TRIAD। ट्रायड मतलब क्या हुआ, ये जो ग्रुप है जिसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ऐसे उन्होंने क्या किए, इसे ग्रुप्स फॉर्म किए और इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। समझ में आया। बट यहाँ और एक चीज यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व की कि ये जो मिडल वाला एलिमेंट रहता है, ये जो मिडल वाला एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक मास रहेगा वो रहेगा इन दोनों के मीन के जितना। इन दोनों का मीन निकालने के बाद, इन दोनों का जो एटॉमिक मास रहेगा उसका मीन निकालने के बाद, आपको मीन पता है कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्लस करो डिवाइड बाय 2 करो, तो ये इनका मीन निकालने के बाद जितना आंसर आएगा वो रहेगा इसका एटॉमिक मास। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना समझ लो, डोबेराइनर ने क्या किया था कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप फॉर्म हो रहा है, उसको उन्होंने ट्रायड नाम दिया। और एक ट्रायड में के जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सिमिलर रहेगी, एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट विल बी द अरिथमेटिक सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का अगर अरिथमेटिक आप क्या लोगे, मीन लोगे, तो अरिथमेटिक मीन लेने के बाद आपको मिलेगा बीच वाला जो रहेगा, उस बीच वाला जो एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास आपको मिलेगा। अभी देखो ऐसे ही इन्होंने तीन ट्रायड क्या किए, आइडेंटिफाई किए। अभी ये कौन से तीन ट्रायड्स है वो अभी हम देखते हैं।
फर्स्ट ट्रायड उन्होंने आइडेंटिफाई किया अल्कली मेटल्स का। देखो ये अल्कली मेटल्स का कौन सा ग्रुप था, देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये एक ट्रायड उन्होंने ऑब्जर्व किया। देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है 7, इसका है 23 और इसका है 39। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने क्या किया, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की। देखो अभी ये तीनों के तीनों क्या है, मेटल्स है। आपको पता है ये तीनों के तीनों अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है, अल्कली मेटल्स है तीनों के तीनों। उसके बाद ये जो मेटल्स है इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। देखो इनकी प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिखा हूं, ऑल आर अल्कली मेटल्स। सभी के सभी क्या है, अल्कली मेटल्स है। तब इन्हें अल्कली मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हें वाटर में ऐड करने के बाद इन्हें अगर वाटर में ऐड करोगे तो वहां पे क्या फॉर्म होता है, अल्कली फॉर्म होती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, अल्कली मेटल्स। ठीक है, उसके बाद ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सभी के सभी जो ये मेटल्स है इनका वैलेंसी कितनी है, 1 है, मतलब वो मोनोवैलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी उन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि ये जो तीनों मेटल्स है इनको अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, जो व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं तो देखो सोडियम ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या फॉर्म होता है NaOH प्लस H2। ठीक है, पोटेशियम का भी वैसे ही होगा KOH प्लस H2, Li का भी ऐसे ही होगा LiOH प्लस H2। तो इस तरीके से क्या होता है, ये तीनों प्रॉपर्टी उन्होंने, देखो सभी के सभी क्या है, अल्कली मेटल्स है। उसके बाद ये तीनों की भी वैलेंसी कितनी है, 1 है, मतलब वो मोनोवैलेंट है। और तीनों की तीनों वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है, अल्कली फॉर्म होती है और हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई। ये हो गया एक ट्रायड। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने और एक चीज ऑब्जर्व की कि अगर आप इन दोनों का मीन लोगे, फर्स्ट एंड थर्ड का अगर मीन लोगे 7 + 39 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 23। देखो मिडल वाला जो एलिमेंट है इसका ये मिलेगा आपको 7 + 39 डिवाइड बाय 7 + 39 डिवाइड बाय 2 अगर किया तो आपको क्या मिलेगा 23। मतलब जो मिडल वाला एलिमेंट रहेगा उसका आपको क्या मिलेगा, एटॉमिक मास मिलेगा। तो ये हो गया एक ट्रायड। ये समझ में आया, ये सब नो। ये ट्रायड उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसके बाद सेकंड कौन सा ट्रायड उन्होंने देखा, देखो उसके बाद उन्होंने देखा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसमें कौन से एलिमेंट्स है इस ट्रायड में, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। देखो कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंशियम का कितना है 88 और 137। इसका 88 है और इसका है 137। अभी देखो ये जो तीनों एलिमेंट्स है ये तीनों की तीनों क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ऑल दीज थ्री आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। दे हैव उसकी पहली कॉमन प्रॉपर्टी। अभी इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड्स हमें अर्थ में मिलते हैं। ये जो एलिमेंट्स रहते हैं इनके क्या मिलते हैं हमें अर्थ में, ऑक्साइड्स मिलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, ये हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ में मिलते हैं। और उनका नेचर जो रहता है वो अल्कलाइन रहता है, बेसिक रहता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। इन सभी की जो वैलेंसी है वो 2 है, यानी वो क्या है, डाइवैलेंट है। सभी के सभी डाइवैलेंट है। उसके बाद ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं और वो हमें कहाँ मिलते हैं, अर्थ में मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, उनकी प्रॉपर्टीज होगी जो सिमिलर है। उसके बाद अगर आप फिर से इन दोनों का अगर मीन लोगे 40 + 137 और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको नियर अबाउट इसका मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास मिलेगा। एग्जैक्टली नहीं आता है इस केस में, बट अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ट्रायड। ये सेकंड ट्रायड उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद थर्ड ट्रायड उन्होंने कौन सा देखा,
देखो थर्ड ट्रायड देखा उन्होंने हेलोजन, हेलोजन जो ग्रुप था उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों एलिमेंट उन्होंने क्या किए अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसका एटॉमिक मास है 35.5, इसका 80, हाँ 80 और 127। देखो ये तीनों की तीनों क्या है, हेलोजन है। अभी इन्हें हेलोजन क्यों बोला जाता है, कभी क्योंकि ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं, ये इन्हें हेलोजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको ये जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो वहां पे सॉल्ट फॉर्म होता है। हेलो मीन्स सॉल्ट, हेलो मीन्स होता है सॉल्ट, और जन मीन्स जनरेट क्या करते हैं वो सॉल्ट जनरेट करते हैं जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो NaCl फॉर्म होगा, है ना, सॉल्ट है ना वो, तो इसी तरीके से उन्हें हेलोजन बोलते हैं, क्योंकि व्हेन दीस एलिमेंट्स रिएक्ट विद मेटल दे फॉर्म्स सॉल्ट जनरेटर। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, हेलोजन है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेटल्स, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, इन सभी की वैलेंसी कितनी है, 1 है। और उसके बाद ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहां पे एसिड फॉर्म होता है। ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा वहां पे, एसिड। मतलब ये अगर H2O के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे HCl फॉर्म होगा, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे HBr फॉर्म होगा, ये तो HI फॉर्म होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। उसके बाद अगर आप इनका मीन लोगे, अभी आ रहा है आपको आवाज, नाउ एम आई ऑडिबल, नाउ एम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है अभी? देखो तो ये जो थर्ड ट्रायड उन्होंने आइडेंटिफाई किया, ये कौन सा था, हेलोजन। ठीक है, ये सभी और इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर, जैसे कि ये सभी नॉन मेटल्स है। ठीक है, इनकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, यानी मोनोवैलेंट है। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है, एसिड फॉर्म होता है। जैसे कि अगर Cl2 गैस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वहां पे HCl फॉर्म होगा, HBr फॉर्म होगा, HI फॉर्म होगा। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। सिमिलरली अगर इनके ये 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाय 2 यानी मीन अगर आप लोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली मिडल वाला जो एलिमेंट है उसका क्या मिलता है, एटॉमिक मास मिलता है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की। बट इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, लिमिटेशन क्या था, कि इन 3 ट्रायड के अलावा उन्होंने और एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए। सिर्फ उन्होंने ये 3 ही ट्रायड क्या किए, आइडेंटिफाई किए। इसके बाद उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश की होगी, बट वो एक ट्रायड में, एक ग्रुप में नहीं बैठे। तो ये क्या हो गया, इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो गया। तो इसके वजह से ये जो टेक्निक थी, क्लासिफिकेशन करने की जो टेक्निक थी, वो क्या होगी, फेल होगी। ठीक है, इसलिए हम अभी ये यूज नहीं करते। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे क्लासिफाई करने की कोशिश की। देखो उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट है, न्यूलैंड। अभी इन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने भी सेम किया, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। उन्होंने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया। और ऐसे अरेंज करने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था, देखो उन्होंने अरेंज किया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्या किए, अरेंज कर दिए। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एलिमेंट रहेगा उसकी प्रॉपर्टी और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेम आ रही है, सिमिलर आ रही है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम यहाँ ये वाला एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, तो ये वाला जो एलिमेंट रहेगा इसकी और इसकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अरेंज किया एलिमेंट्स को, और वहां पे उन्होंने ऐसा ऑब्जर्वेशन उन्हें मिला। अभी देखो आपको पता है जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा गा नी सा,
तो उसमें क्या होता है सा फर्स्ट नोट और 8th नोट जो रहती है जिसे ऑक्टेव बोला जाता है वो क्या होती है रिपीट होती है ना, सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड 8th नोट क्या होती है रिपीट होती है। तो सिमिलरली यहाँ भी क्या हो रहा है फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी क्या हो रही है रिपीट हो रही है, रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। तो इसलिए इस लॉ को बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। इसे क्या बोला जाता है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, यहाँ पे इसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला जाता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी रिपीट होती है।